Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to our online classes. As per our timetable, today's subject is bookkeeping and accountancy. And our topic is adjustments of partnership final accounts. In previous lecture, we have already learned how to prepare partnership final account. In that particular lecture, we have learned trading account, profit and loss account, and balance sheet. Today we are going to learn adjustments of partnership final accounts. Our first adjustment is closing stock. First of all, we have to learn what is closing stock. Closing stock is an amount of unsold stock remaining in your business at the end of financial year. The closing stock can be in various forms such as raw material, work in process and finished goods. सबसे पहले हमें यह समझना है कि क्लोजिंग स्टॉक क्या है। इफ़ेक्ट्स तो हमको पता है क्लोजिंग स्टॉक के क्या है, लेकिन एक्चुअल में क्लोजिंग स्टॉक क्या है इसको हमको समझना है। तो क्लोजिंग स्टॉक मतलब साल के आखिर में, मालियाती साल के आखिर में जो भी हमारे पास स्टॉक में कच्चा माल हो या फिर कुछ कच्चा माल प्रोसेस के अंदर लिए गया हो, प्रोडक्शन के लिए गया हो वो, या फिर फिनिश गुड्स तैयार शुदा अशिया जिसे हम कह सकते हैं, ये जितनी भी चीज़ें साल के आखिर में है जो सेल नहीं हुई, अनसोल्ड है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। इस एग्जांपल के ज़रिए से हमें ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैक्स इंटरप्राइजेज अ मोबाइल डीलर परचेज 50S A1 स्मार्टफोन ऑन अप्रैल। As on 30th April, 28 mobiles were sold and 22 mobiles are remaining in stock. तो इस एग्जाम्पल के ज़रिए से हमको ये समझना है कि मैक्स इंटरप्राइजेज मोबाइल डीलर है कि जो मोबाइल की डीलिंग करती है। तो उसने क्या किया है कि कुल मिलाकर 50 मोबाइल, 50S A1 स्मार्टफ़ोन क्या किया उसने परचेज़ किए है, जिसमें से अप्रैल का महीना ख़त्म होने तक उसने 28 मोबाइल्स क्या किए हैं, सेल किए हैं। तो 50 में से 28 मोबाइल क्या हो गए, सेल हो गए हैं। तो जो रिमेनिंग जो मोबाइल है वो है 22। तो वो जो रिमेनिंग मोबाइल्स है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। ऐसे ही मालियाती साल में भी शुरू से जितनी भी चीज़ें खरीदी जाती है, परचेज़ की जाती है, साल के आखिर में जितनी अनसोल्ड चीज़ें जो बेची नहीं गई है, जो स्टॉक में बाकी है, तो उसे हम लोग कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो चलिए इसके इफ़ेक्ट्स देखते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक के इफ़ेक्ट समझने से पहले आपको ये समझना है कि हर एडजस्टमेंट के दो इफ़ेक्ट्स होते हैं। एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफ़ेक्ट्स। तो क्लोजिंग स्टॉक का जो पहला एडजस्टमेंट है वो है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, और सेकेंड इफ़ेक्ट उसका है वो है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अगर आप इसकी पोस्टिंग देखना चाहेंगे तो इस पिक के ज़रिए से, इस इमेज के ज़रिए से आप लोग समझ सकते हैं कि पहला इफ़ेक्ट जो है हमने इसका लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा है बाय क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा इफ़ेक्ट हमने लिखा है इसका बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखा है क्लोजिंग स्टॉक। सेकेंड एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिसे हम लोग अनपेड एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड इज़ कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने पेड करने चाहिए थे लेकिन अभी तक हमने पेड नहीं किए। मिसाल के तौर पर सैलरीज़ है, वेजेस है या रेंट है, ये हमने पेड करना चाहिए था लेकिन हमने अभी तक पेड नहीं किया है। मिसाल के तौर पर किसी एक एम्प्लॉय को हम लोग एक महीने में 10,000 रुपये सैलरी देते हैं, तो 12 महीने की उसकी जो सैलरी होंगी वो 1,20,000 होगी। लेकिन वहाँ पर ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट दी हुई है वो है 1,00,000 रुपये। क्या हमने उसको सैलरी पेड किए, लेकिन एडजस्टमेंट में बता रहा है कि 20,000 सैलरी आउटस्टैंडिंग, कि 20,000 रुपये अभी तक पेड करने की बाकी है। तो चलिए इसके इफ़ेक्ट्स देखते हैं। इसके भी दो इफ़ेक्ट होंगे क्योंकि एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफ़ेक्ट्स। पहला इफ़ेक्ट जो इसका होगा ऐड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जो भी एक्सपेंसेस होगा उसके अंदर हमको क्या करना है, ऐड करना है। और सेकेंड इफ़ेक्ट इसका होगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में।
तो चलिए इसकी पोस्टिंग देखते हैं। तो पोस्टिंग में जैसे आपको दिख रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखा हुआ है 2 सैलरीज 50,000, तो उसके अंदर करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000, तो 50,000 में हम लोग 5,000 ऐड करेंगे, तो आउटर कॉलम में जो अमाउंट होगी वो होगी 55,000। और इसका सेकेंड इफेक्ट जो जाएगा वो नीचे आपको नज़र आ रहा है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है अनपेड, या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो 5,000 ऊपर हमने सैलरीज में ऐड किया है, वो इसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर होगा। थर्ड एडजस्टमेंट जो हमारा है वो प्रीपेड एक्सपेंसेस, या इसे एडवांस एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर expenses paid in advance before receiving the product or services। इसका मतलब है ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने से पहले ही एडवांस में पेड करके रखा है, या कोई सर्विस हासिल करने से पहले हमने पेड करके रखा है। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी होती है कि हर साल इंश्योरेंस निकालना पड़ता है, तो करंट ईयर का तो इंश्योरेंस हमने निकाल के रखा है, लेकिन हमने नेक्स्ट ईयर का, आगे के आने वाले साल का इंश्योरेंस का पैसा हमने अभी से पेड करके रखा है, तो ये हमने एक तरह से एडवांस में पेड करके रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंश्योरेंस जो हमने करंट ईयर में पेड किया है वो कुल मिलाकर है 1200 रुपये, लेकिन एडजस्टमेंट में बता रहा है कि प्रीपेड इंश्योरेंस इज़ अमाउंटेड टू ₹600, कि प्रीपेड उसमें से कितना है 600 है। तो आपको पहली चीज़ याद रखना है कि प्रीपेड इंश्योरेंस हमेशा क्या होता है, लेस होता है। इसलिए इसके जो 2 इफ़ेक्ट्स होंगे वो हम यहाँ पर देखना है। पहला इफ़ेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लेस प्रीपेड इंश्योरेंस के जो 1200 है उसमें से हमने 600 लेस किए, तो जो 600 बचे उसको हमने आउटर कॉलम में लिखा है। और इसका सेकंड इफेक्ट जो जाएगा वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, वहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 600। तो यहाँ आपको हमेशा याद रखना है, जैसे पिछला एडजस्टमेंट था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमेशा ऐड होता है और प्रीपेड इंश्योरेंस हमेशा क्या होता है, लेस होता है। हमारा फोर्थ एडजस्टमेंट है डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। जैसे हमारी कंपनी है तो हर कंपनी में कुछ ना कुछ एसेट्स होते हैं, लैंड होता है, बिल्डिंग होती है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट्स है, ये सारे हमारे एसेट्स है। तो इसमें इसके ऊपर क्या होता है, डिप्रिसिएशन होता है। आपको मालूम है डिप्रिसिएशन की मीनिंग क्या है? व्हाट इज़ डिप्रिसिएशन? डिप्रिसिएशन इज़ द डिप्रिसिएबल कॉस्ट ऑफ अ फिक्स एसेट्स एलोकेटेड टू अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर, कि हर साल जो हम लोग हमारे एसेट्स को यूज़ करते हैं कंपनी के अंदर में, चाहे वो फर्नीचर हो, बिल्डिंग हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, हम उसको यूज़ करने की वजह से उसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, डिक्लाइन होती है, रिड्यूस होती है, कम होती है। तो जितनी अमाउंट कम होती है वो हमारा डिप्रिसिएशन होता है। तो मिसाल के तौर पर ट्रायल बैलेंस में फ़र्नीचर की अमाउंट दी हुई है 50,000, 50,000 रुपये है हमारा फर्नीचर, लेकिन एडजस्टमेंट में बता रहा है कि डिप्रिसिएट फर्नीचर एट द रेट ऑफ 5%, कि डिप्रिसिएट फर्नीचर के ऊपर 5% आपको डिप्रिसिएशन लेस करना है। तो हम क्या करेंगे इसको कि 50,000 के ऊपर 5% निकालेंगे तो हमारी अमाउंट होगी 2,500। तो 50,000 में से हम लोग क्या करेंगे, 2,500 को लेस करेंगे, लेस डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5% पर एनम लेस करेंगे। तो फिर जो अमाउंट आएंगी हमारी 47,500, इसको हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे। और इसका जो सेकेंड इफेक्ट हमको लिखना है वो लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो इसके आपको इफ़ेक्ट्स याद रखने हैं। पहला इफ़ेक्ट जो जाएगा इसका एसेट साइड में से, उस एसेट्स में से क्या करेंगे हम लोग, उसको लेस करेंगे। और सेकेंड इफ़ेक्ट लिखेंगे कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। नेक्स्ट जो हमारा एडजस्टमेंट है फिफ्थ वन, बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ बैड डेब्ट्स। द अमाउंट विच इज़ नॉट रिकवरेबल फ्रॉम द कस्टमर और डेटर इज़ कॉल्ड एज बैड डेब्ट्स। ऐसी अमाउंट जो हमारे कस्टमर्स के पास से हमको मिलना नामुमकिन है वो हमारा बैड डेब्ट्स होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी कस्टमर को क्रेडिट के ऊपर गुड्स सेल किए हैं, सेल करने के बाद वो कुछ मुद्दत के बाद पैसा देने वाला था, लेकिन हमें ये पता चला है कि वो इंसॉल्वेंट हुआ है या फिर उसकी ऐसी कंडीशन नहीं कि हमको पैसा दे सकता है। तो ये हमारा एक तरह से पैसा डूब गया है, जिसे हम लोग कहेंगे बैड डेब्ट्स।
सेकेंड हमको यहाँ पर समझना है व्हाट इज़ RDD। अ बिजनेस शुड मेक एन एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ डेप्ट दैट माइट नॉट बी रिकवर्ड। बिजनेस में कुछ चीज़ें ऐसी रहती है कि जैसे कुछ कस्टमर है, उनके पास से पैसा आने का बाकी है, लेकिन हमको ये डाउट है वहाँ से पैसा मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, इसमें हमको शक है, एक डाउट है, एक शुबा है। तो ऐसे भी हम लोग एज्यूम करते हैं कि रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इसे हम लोग कह सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल के ज़रिए से हमको यहाँ पर समझ में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है सन्डे डेटर्स की अमाउंट है 81,200, 81,200, लेकिन एडजस्टमेंट में बता रहा है कि राइट ऑफ 1,200 एज बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन RDD एट 5%। तो यहाँ हमको सबसे पहले इस एडजस्टमेंट को समझना है कि सन्डे डेटर्स को हम लोग लिखेंगे एसेट साइड में, सन्डे डेटर्स 81,200। फिर एडजस्टमेंट में बता रहा है कि राइट ऑफ 1,200 एज बैड डेब्ट्स, कि 1,200 क्या है, बैड डेब्ट्स है। तो बैड डेब्ट्स हमेशा लेस होते हैं, आपको पता है, 11th में भी हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो सन्डे डेटर्स की जो अमाउंट है 81,200, इसमें से हम लोग करेंगे लेस न्यू बैड डेब्ट्स 1,200। तो 81,200 में से 1,200 को हम जब माइनस करेंगे तो बचेंगे 80,000। तो ये जो भी 80,000 है, इस अमाउंट के ऊपर हम लोग RDD चार्ज करेंगे। RDD एट 5% बोला है, तो 80,000 के ऊपर जो 5% आएगा वो हमारी अमाउंट होगी 4,000। तो 80,000 में से 4,000 हम लोग माइनस करेंगे, लेस न्यू RDD एट द रेट ऑफ 5%। तो इसके ज़रिए से हमें पता चलेगा कि 80,000 में से 4,000 को हमने माइनस किया, तो आउटर कॉलम में हम लोग लिखेंगे 76,000। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि बैड डेब्ट्स को लेस करने के बाद जो अमाउंट बैलेंस रहेगी उसी के ऊपर हम लोग RDD चार्ज कर सकते हैं। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। तो इसका सेकेंड इफेक्ट, ये तो हमारा फर्स्ट इफेक्ट हुआ, बैड डेब्ट्स का फर्स्ट इफेक्ट हुआ, RDD का फर्स्ट इफेक्ट हुआ। तो इन दोनों का सेकेंड इफेक्ट जो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, टू न्यू बैड डेब्ट्स 1,200 और फिर लिखेंगे टू न्यू RDD 4,000। ऐसे दोनों की टोटल होगी 5,200, इसको हम लोग आउटर में लिखेंगे। तो कुल मिलाकर आपको मैंने 5 एडजस्टमेंट समझाया हूँ। ये कॉमन 5 एडजस्टमेंट है कि हर प्रॉब्लम में ये 5 एडजस्टमेंट होते ही है, थोड़ा बहुत एक आध एडजस्टमेंट यहाँ वहाँ होता है, चेंज होता है। तो ऐसे हम लोग 5 एडजस्टमेंट सीखते रहेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स नहीं याद रखें कि क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखते, बल्कि उसको क्यों लिखते हैं और एक्चुअल में क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, इसको भी हमको समझना है, ताकि हमारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से पक्के हो जाए। इसलिए आपको इन एडजस्टमेंट को, इस वीडियो को अच्छे से देखना है और उसके बाद अपने नोटबुक में एडजस्टमेंट करके हेडिंग डाल के ये 5 एडजस्टमेंट उतारने हैं और इसके पिक्स मुझे भेजने हैं। अस्सलाम वालेकुम।